गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आय का प्रभाव पढ़ चुके थे, द इनकम इफेक्ट, जिसके लिए मैंने आपको एक चित्र बनाकर स्पष्ट कर दिया था। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं? हमने आपको लिखवाया था कि आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और मूल्य प्रभाव, ये तीन ऐसे प्रभाव हैं जिनका डिस्कशन मार्शल ने अपनी परिभाषा में नहीं किया था, लेकिन अभी के वातावरण के हिसाब से ये तीनों प्रभाव हमारे बिजनेस को, हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसीलिए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। अब आप देखिए कि प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत आता है जब दो वस्तुओं के सापेक्षित मूल्यों में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि उपभोक्ता ना तो पहले से अच्छी स्थिति में रहता है और ना बुरी स्थिति में, तो इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जब दो वस्तुएं, अगर इसे सिंपल भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं जब दो वस्तुएं हमारी जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु का दाम अगर कम हो जाता है तो दूसरे वस्तु का दाम बढ़ जाता है। अगर एक वस्तु का दाम कम हो गया तो दूसरे वस्तु का दाम बढ़ गया। मतलब अगर एक वस्तु का दाम कम हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वस्तु का दाम बढ़ गया। लेकिन क्यों? ताकि ना हम कम होने के कारण अच्छे स्थिति में हो सकते हैं और ना ज़्यादा होने के कारण कम स्थिति में हो सकते हैं, बल्कि हम बराबर बराबर कार्य कर सकते हैं। एक का दाम अगर बढ़ गया तो दूसरे का दाम घट गया, तो वही अमाउंट में हमें वही संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि वह सापेक्षित मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप वास्तविक आय में हुए परिवर्तन को निष्क्रिय बना देता है, ठीक है, ताकि उपभोक्ता पहले से ना तो अच्छी स्थिति में रहता है और ना बुरी स्थिति में रहता है, यानी उनके संतोष में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अभी मैंने आपको समझाया कि एक स्थिति है, मान लो ये एक साबुन है, ठीक है, इसका दाम 15 रुपीज़ हो गया, है ना, 5 रुपये कम हो गया। और ये एक साबुन है, इसका दाम हो गया, मान लो इसका दाम हो गया 25 रुपीज़, ठीक है, ये 20 रुपीज़ का था, 25 रुपीज़ हो गया। अगर यहाँ 5 रुपये लेस हुआ तो यहाँ 5 रुपीज़ ऐड हो गया, ठीक है, कुछ भी हमारे पास बच नहीं रहा, जो हमारी स्थिति थी वही स्थिति हो गई, सिर्फ क्या हो गया, 5 रुपया लेस तो 5 रुपया ऐड, तो ये स्थिति वही सामान्य स्थिति चल रही है, ठीक है ना। मतलब हमारे जो संतोष का कार्य है वो वही चलेगा, हमें कुछ बचत होने वाला नहीं है। अब इसे हम एक चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं। उस दिन जैसे मैंने आपको आय प्रभाव एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर दिया, वैसे ही आज प्रतिस्थापन प्रभाव को भी हमें एक चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। इसके एक चित्र बनाने के लिए हमें चाहिए हमें एक लाइन लेनी है। ये लाइन जो है ये ओ ऑरिजिन पे कटती है, ठीक है, हमने आपको बता दिया ये हमेशा वाई वस्तु होता है और ये हमेशा एक्स वस्तु होता है, ठीक है। यहाँ तक का फिगर, यहाँ तक की लाइनें सेम होती है, चाहे वो आय प्रभाव की हो या तो फिर प्रतिस्थापन प्रभाव की हो। यहाँ तक होने के बाद अब हमें आपको ऐसी वस्तु को दिखलाना है जिसमें एक वस्तु में कमी हुई तो दूसरे वस्तु में गेन हो गया, ताकि हमें कुछ बचा नहीं, बल्कि हमने उसी दोनों वस्तुओं को लेने में उन पैसों को विक्रय कर दिया, अपने संतोष को पूरा कर लिया, ठीक है। तो इसे हम दर्शाने के लिए हमें पहले देख लेना है, ओ लाइन हो गया, उसके बाद हम लेते हैं एन। मान लो यहाँ होता है, यहाँ पे होता है M1, एक M1 लाइन लेते हैं, हम एक M लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक N लाइन, एक N1 लाइन, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें M को N से मिलाना है और M1 को N1 से मिलाना है। देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये जो N है, ये जो N1 है ये,
और ये जो n है, ठीक है, ये n1 m1 से मिलेगा और n मिलेगा m से, ठीक है। किस तरह से काटेंगे हम कि दोनों वस्तुएं परस्पर आपस में कटनी चाहिए, दोनों वस्तुएं परस्पर आपस में कटनी चाहिए। अगर हम n1 को मिला लेते हैं m से, n1 m से जाकर कट जा रही है, ठीक है। n1 जो वस्तु है वो m से जाकर कट जा रही है और n जो वस्तु है वो m1 पर जाकर कट जा रही है। ये देखिए, ये जो ओरिजिन हुआ, ये जो मार्क हुआ है ना, जो एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा काट रही है, वो हमारा ओरिजिन लाइन हो गया, ठीक है। ये ओरिजिन लाइन कैसे जा रही है ये हमें देखना है। ये ओरिजिन लाइन को हम कैसे काट रहे हैं ये हमें देखना है। देखिए, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये चूंकि कट गई तो ये जो ओरिजिनल लाइन हमारी कर्व रेखा निकलती है, क्या निकलती है? कर्व रेखा। ये कर्व रेखा यहाँ से होते हुए जाती है, ये जो लाइन हम लोग काटे हैं यहाँ से होते हुए जाती है। इसे हम लोग कहते हैं Q1 से Q से Q1 तक, Q से Q1 तक। Q से आगे बढ़कर ये कहाँ तक चली गई? Q1 तक चली गई। इस रेखा को हम IC कहते हैं। जैसे हमने I वाले प्रभाव में हर चीज लिखवा दिया था, उसी हिसाब से प्रतिस्थापन प्रभाव भी हमें उसी तरह से कट करना है। अब आप देखें, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं Y वस्तु, Y वस्तु कहाँ से कट करती है? देखिए, ये Y वस्तु यहाँ तक गई, ये इससे कटी, ठीक है। फिर यहाँ से आ गई नीचे, ये नीचे आने से ये हो गई X1, ठीक है। अब ये ओरिजिन बिंदु हमें दिखाना है, ये ओरिजिन बिंदु कट रहा है Y2 पे, ये ओरिजिन बिंदु कट रहा है Y2 पे। ये Y2 में यहाँ से कट कर नीचे आता है X2 के पास, ठीक है। ये X1 और Y1 और Y2 हमारी वस्तुएं हैं जो परस्पर आपस में कटती हैं। हमें पता है कि एक वस्तु का दाम घट रहा है तो दूसरे वस्तु का दाम बढ़ जा रहा है, हमें कोई बचत नहीं होने वाली, हमारा जो संतोष है वही संतोष रहेगा। पर क्या करना है, हमें एक वस्तु से दाम को घटा के दूसरे वस्तु पे दाम को बढ़ा देना है। इसे हम लेते हैं Y वस्तु और इसे हम लेते हैं X वस्तु, ठीक है। ये फिगर्स को पूरी तरह से आप समझ चुके हैं। अब जब मैं इसे लिखवाऊंगी तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये फिगर बनाने के बाद आप नीचे में आकर लिख लें कि ये चित्र में क्या क्या चीज दर्शाया गया है। आप अपने से लिखें, इस चित्र में Y के रूप में उपभोक्ता की आय में कमी हुई, ठीक है। Y के रूप में उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है और X के रूप में उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है। Y के रूप में कमी हो रही है और X के रूप में वृद्धि हो रही है, क्योंकि Y के मूल्य में सापेक्षित वृद्धि तथा X के मूल्य में कमी हुई है। इस प्रकार X तथा Y के सापेक्षित मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। आप इसे कॉपी में लिखेंगे, चित्र में सापेक्षित मूल्यों में परिवर्तन के कारण पुरानी मूल्य रेखा MN नई मूल्य रेखा M1 और N1 में परिवर्तित हो गई। ये पुरानी मूल्य रेखा MN, ठीक है, पुरानी मूल्य रेखा MN नई मूल्य रेखा M1 N1 में परिवर्तित हो गई, ठीक है। तथा उपभोक्ता का संतुलन बिंदु Q से हटकर, उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु था वो Q से हटकर Q1 में पहुंच गया, Q से हटकर Q1 में पहुंच गया। जबकि तटस्थता का वर्ग रेखा वही है जब उपभोक्ता का संतुलन बिंदु Q था, ठीक है। ये तटस्थता रेखा वही है, यहीं पे कट हो रहा है, यहीं पे संतोष प्राप्त हो रहा। कहाँ पे? जहाँ पे हम दो वस्तुएं खरीद रहे हैं, जहाँ पे X का संतुलन बिंदु था वहीं पर X1 का भी संतुलन बिंदु हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, दाम घटे या बढ़े उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा,
क्योंकि एक चीज का अगर दाम घटा है तो दूसरे चीज का दाम बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे वह एक्स वस्तु की OX1 मात्रा तथा Y वस्तु OY1 मात्रा खरीदता था, लेकिन जब उपभोक्ता का संतुलन बिंदु Q1 हो जाता है तो वह X वस्तु की OX2 मात्रा Y वस्तु की OY2 मात्रा ही खरीदता है। इस प्रकार उपभोक्ता का Q से Q1 की ओर बढ़ना प्रतिस्थापन प्रभाव को दर्शाता है। हो जाएगा क्लियर आपका? एक बार फिर से मैं जो बोल रही हूँ उसे अच्छे से कॉपी में उतारें। वह X वस्तु की OX1 मात्रा तथा Y वस्तु OY1 मात्रा खरीदता था, लेकिन जब उपभोक्ता का संतुलन बिंदु Q1 हो जाता है तो वह X वस्तु की OX2 मात्रा Y वस्तु की OY2 मात्रा ही खरीदता है। इस प्रकार उपभोक्ता का Q से Q1 की ओर बढ़ना प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। ये प्रतिस्थापन प्रभाव आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सिर्फ हमें एक और पढ़ना है जिसका मूल्य प्रभाव कहते हैं हम। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।